नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे साथियों का महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो ये बाल विकास और शिशु विज्ञान इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। और इस वीडियो में पूरे मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन। पूरे यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। और इसके अलावा मैं बाकी सब्जेक्ट के भी 200 क्वेश्चन लाने वाला हूँ कि हम चाहते हैं कि ऐसी तैयारी कराए आपकी कि एग्जाम में आप उड़ा दो। ठीक है, प्रबंधन के भी 200 क्वेश्चन लाऊंगा, मैथ्स के भी 200 क्वेश्चन लाऊंगा, रीजनिंग के भी और आपके कंप्यूटर के भी। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मॉडल पेपर बेहतरीन ये होने वाला है बाल विकास और शिशु विज्ञान के लिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और वहां पर पीडीएफ का लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा स्किनर। यहाँ लगा देंगे आप सी आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। बाल्य अवस्था होती है, देखो बेसिक, मॉडरेट, हाई सब टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बाल्य अवस्था होती है तो बाल्य जो अवस्था होती है वो 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। 6 से चालू होती है और 12 वर्ष तक रहती है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। देखो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि, ए आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। यही विकास में वृद्धि से मतलब होता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है आकार, सोच, समझ कौशलों में वृद्धि, इनको ही हम विकास में वृद्धि बोलते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है? देखो परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी। जैसे आप बड़े होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है, उसी को बोलते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता। इसका संबंध सीधे सीधे विकास से होता है, क्योंकि आपका डेवलपमेंट होता है तभी आपके अंदर परिपक्वता आती है। चलिए छठवां क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर आ जाएगा किशोरावस्था, और ये अवस्था होती है 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बालक का विकास किसका परिणाम है? तो देखो बालक का जो विकास होता है वो किस किस चीज का परिणाम होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखो बुद्धि लब्धि को हम IQ भी बोलते हैं। IQ का फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब मानसिक आयु कितनी दी है? 12, तो मानसिक आयु की जगह मैं 12 रख देता हूँ। वास्तविक आयु दी है 10, इंटू में कर देता हूँ 100। तो यहाँ 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 बढ़ जाएगा, तो 12 का गुणा 10 से करोगे तो 120 आंसर आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। फॉर्मूला याद कर लेना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यही होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। और इसको दिया था किसने? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। शारीरिक विकास कहाँ कहाँ होता है? स्नायु मंडल में। स्नायु मंडल का मतलब ये होता है हमारा बॉडी, पूरा बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। देखो श्यामपट्ट पर लिखना है तो लेखन में स्पष्टता होनी जरूरी है, बी आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शारीरिक और गत्यात्मक वृद्धि होती, क्योंकि बोला गया है शरीर के आकार में वृद्धि कैसे होती है? तो देखो वो शारीरिक भी होती है और गत्यात्मक भी होती है। शारीरिक भी होती है और गत्यात्मक भी होती है, दोनों टाइप की वृद्धि होती है शरीर में। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करेगा वो कारक वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। ये तीनों जो पॉइंट होते हैं ना वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। डी आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था को बोलते हैं पियाजे के अनुसार? तो ये बोलते हैं जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, इसको बोलते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। और लास्ट दिया सामान्यतः लड़के और लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता, यही आंसर आएगा। 15 देखो, परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श मतलब होता है दोस्तों किसी को एडवाइस देना। उसका उद्देश्य क्या होता है? किसी को जब हम एडवाइस देते हैं उसके पीछे रीजन क्या रहता है? तो
बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समझना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों चीज़ें होती है। परामर्श का उद्देश्य तीनों चीज़ें होती है। 15 का डी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसका जो आंसर आ जाएगा ये सभी। अभी मैंने ये सभी वाले आंसर इसलिए रखा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन से आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग और पता चल जाए। आगे कठिन क्वेश्चन है, ये भी बता दूँ। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? अगर बच्चे में नैतिकता की स्थापना करना है, नैतिकता मतलब क्या होता है कि आपको देखकर वो रिस्पेक्ट दे आपको, वो नैतिकता होती है। नमस्कार ले, आप बड़े हो तो आपकी रिस्पेक्ट करे, यही नैतिकता होती है। हमेशा सच बोले, यही नैतिकता होती है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो ये होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जब एक शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चा उसकी नकल करेगा और वो नैतिकता उसके अंदर स्थापित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? देखो फ्रोबेल ने किसका विकास किया था? तो ये किया था किंडरगार्टन विधि का, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? किस चीज़ को? सहयोग की भावना को। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, परंतु सहयोग की भावना इसका करेक्ट आंसर आएगा। 20 देखते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, और लास्ट दिया बौद्धिकता का विकास करना। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? सक्रिय है, ठीक है, और क्या है? सामाजिक है। तो ये डैश में आ जाएगा सक्रिय और इस डैश में आ जाएगा सामाजिक। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 22 देखते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। देखो मैं आपको हमेशा बोला हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर वंशानुक्रम और पर्यावरण, इन दोनों की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है विकास। तो यहाँ पर आप बोलोगे 22 का ए आंसर करेक्ट आएगा। 23 देखो, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष किस में शुरू किया गया? 23वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किया गया 2004 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24वां। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस में शुरू किया गया? देखो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया था, याद रखना। तो यहाँ पर आएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। स्त्री को हम बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। तो ये निकाला गया था 1998 में। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष किस में लागू किया था? तो किस वर्ष में किया था? तो ये किया था 2009 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर एक शिक्षण कर रहा है कोई, तो उसकी प्रभावकारिता किस बात पर निर्भर करेगी? शिक्षक की समझ कितनी है उसके ऊपर। अगर शिक्षक उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रखता है तो वो शिक्षण भी प्रभावशाली तरीके से कर सकता है ना। जैसे आपको हिंदी आती है, बहुत अच्छे से आती है, तो आप जिसको भी पढ़ाओगे तो वो जब पढ़ाओगे ना तो वो शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आती है। तो शिक्षक की विषय की समझ पर निर्भर करती है प्रभावकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? देखिए इसका आंसर आ जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग। अगर आपको शिक्षण को बनाना है तो आप क्या करोगे? शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करोगे। 29 देखो, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें 29 की तो इसका आंसर आ जाएगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? देखो कभी भी याद रखना, एक बच्चा चाह रहा है कि वो समूह में सीखे तो आप उनको हमेशा प्रोत्साहित करना। यहाँ पर सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 31। किसी पठन सामग्री को
एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किसके रूप में जाना जाता है? देखो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नहीं आएगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, ये एक रूप पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। एक रूप यहाँ पर आंसर है नहीं, इसलिए डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नियमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पाठ्यचर्या निर्माण का जो कार्य होता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य होता है। सी आंसर आएगा। 33 देखेंगे, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाना चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। देखो मैं आपको बता दूं, हमेशा विद्यार्थी की प्रशंसा आपको लोगों के बीच करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ग्रेड। ग्रेड राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य का, नहीं विचारणीय मूल्य का। तो इसका आंसर आ जाएगा विचारणीय मूल्य का। जो स्कूल का पुस्तकालय होता है वो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। 36। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 10% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा 36 का, वो बनेगा 85%। 85% जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो श्रवण और देखकर करते हैं, श्रवण और देखकर। 37। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आप सीखते हो ना, तो उसके पहले आपके अंदर होना चाहिए मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखना, अभिप्रेरणा इसका आंसर आएगा। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, और एक अनुसंधान से यही पता चला है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह। ठीक है, चलिए 38। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, कि जरूरत नहीं होती। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उनसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। देखो इसका आंसर आ जाएगा घट जाएगी। जब एक शिक्षक के ऊपर आप प्रेशर दोगे, कोई अधिकारी प्रेशर दे रहा है एक शिक्षक के ऊपर, तो क्या करेगा बेचारा वो शिक्षक, उसकी जो क्षमता है वो घट जाएगी ना। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? देखो प्रोजेक्ट की सहायता सामग्री किसको नहीं माना जाता? देखो स्लाइड प्रोजेक्टर को माना जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी माना जाता है, और एपीडिया स्कोप को भी माना जाता है, परंतु जिसको नहीं माना जाता वो ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता। 41। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? देखो छात्रों को अगर आपको सही मूल्यांकन करना है तो किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर आ जाएगा सतत मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर आ जाएगा माता पिता होते हैं बच्चे के पहले शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी देखो ये सारे गुण होना चाहिए, तभी उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं 44। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? द्विअर्थकता। किसी भी चीज़ में दो अर्थ आ रहे हैं तो मतलब ये अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण नहीं है। चलिए देखते हैं 45। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? देखो अधिगम की परिभाषा मैं आपको एक वीडियो में और पूछा था, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा एक बार फिर से कि अधिगम की परिभाषा बताओ, क्योंकि बहुत आसान है। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। सीखने की परिभाषा आप बता पाओगे ना? बता दो फटफट। इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो यहाँ तीनों ऑप्शन नहीं है ऊपर के, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यही आंसर होगा। और आपको अधिगम की परिभाषा कमेंट करके बताना है। 46। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के
डैश का विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद कर कर। देखो कोई व्यक्ति है प्रभावकारी तरीके से कोई हुनर सीखना है तो वो जब तक खुद करेगा ना तभी सीखेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। मैं आपको बता दूं 48 का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। देखो वर्णमाला की जो पहचान होती है बच्चा किस वर्ष की आयु में कर देता है चालू? तो 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष। यहाँ पर आप बोलेंगे कि डी आंसर करेक्ट आएगा। बढ़ेंगे 50 क्वेश्चन में। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, ये सभी से। देखो मनोविज्ञान जो है ना वो भावनाओं से भी संबंधित है, विचारों से भी है और आचरण से भी। मतलब आप बोलोगे सर कि इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो डी आ जाएगा। अगर आपको मेरी जो मेहनत है, मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 200 क्वेश्चन, तो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना, एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि सर मुझे क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व, निम्न से गहन संबंध रखता है। देखो आइडेंटिकल एलिमेंट संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? देखो जब ऐसा करता है ना तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उसी भाव को दर्शाता है। चलिए 53 देखते हैं। स्फूर्ति अवस्था, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसको कहते हैं स्फूर्ति अवस्था? तो बाल्य अवस्था को कहते हैं। डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किस में अंतर्निहित है? तो 54 का आंसर आ जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए तो याद रखिए 54 का डी आंसर आएगा। 55 देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनने वाला है, आपको याद रख लो। ये रॉस ने कहा था, ये कथन रॉस ने, क्या कथन था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां पूछा जा रहा है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? मैंने बता चुका हूँ इसका आंसर, अल्फ्रेड बी ने इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। 57 की बात करें तो ये मानसिक विकास है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। ब्रिजेज जो है ना उनके अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहले दिया विकास पूर्वानुमेय होता है, दूसरा दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है। देखो विकास जो है ना वो रेखीय नहीं होता, कभी भी याद रखना, विकास जो है रेखीय नहीं होता। कैसा होता है विकास? चतुर्मुखी होता है ना। तो ये वाला गलत आएगा, बाकी तो आपके सही है विकास के बारे में। 60 क्वेश्चन देखो, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो 11 वर्ष की अवस्था। 11 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 61 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 61 क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड और लास्ट में दिया है उपरोक्त सभी। देखो शारीरिक विकास में ये तीनों चीजें आ जाती है, तो डी आंसर आ जाएगा। 62, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जिस अवस्था में बढ़ती है उसका नाम है उत्तर बाल्य अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 9 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, चलिए 63 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम का निकाय क्या नहीं है? तो वंशानुक्रम में आपका अभिप्रेरणा नहीं आएगा, बाकी समानता आएगा, भिन्नता आएगा, प्रत्यागमन आएगा, परंतु वंशानुक्रम से आपका अभिप्रेरणा का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी रहती है। तो ये क्वेश्चन है 64 और 64 का आंसर आ जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 65। ये कथन क्रो एंड क्रो का है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट बनने वाला है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन
66। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपके शक्ति और गति के अंतर्गत। देखो गामक कौशल आपके किसके अंतर्गत आएगा? शक्ति और गति के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 67 देखो, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा। मिथ्या परिपक्वता ये बाल्य अवस्था को कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता किसको कहते हैं? बाल्य अवस्था को। नेक्स्ट 68, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो ये केवल एक कोष में घटित होता है। मनुष्य जीवन का जो आरंभ होता है वो मूलतः एक कोष में घटित होता है। 69 देखो, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है शैशव अवस्था की विशेषता? तो नैतिकता का होना। नैतिकता मतलब सही गलत के बारे में पता होना। ये कहाँ होता है? शैशव अवस्था में नहीं होता ना, तो ये विशेषता नहीं है। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, परंतु नैतिकता नहीं होती। चलिए 70 देखते हैं, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखो एक अध्यापक की दृष्टि से बोलेंगे आप कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। कभी भी याद रखना कि शैशव अवस्था में चिंतन कहाँ होता है? होता ही नहीं है, बाकी सारी चीजें होती है। 72, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? देखो मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था और उन्होंने जिज्ञासा का संबंध किससे बताया था? जिज्ञासा का संबंध बताया था आश्चर्य से। तो यहाँ लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, और इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, ये भी याद रख लेना। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग के बारे में चर्चा की है? 14 प्रकार। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर आ जाएगा हरलॉक के अनुसार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 74 देखते हैं, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग जाने जाते हैं नैतिकता के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने दिया। चलिए देखते हैं 75, बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसकी अवस्थाओं में होता है ऐसा? तो ये आ जाएगा आपका किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विकास की दर में। सबके विकास की दर जो है अलग अलग होती है, बी आंसर आएगा। 77, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। मैं आपको बता देता हूँ 77 का जो आंसर बनेगा ना, देखो निरंतरता भी होती है मानव विकास में, अनुक्रमिकता भी होती है, सामान्य से विशिष्टता की भी होती है, परंतु प्रतिवर्ती नहीं होता मानव विकास। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि भाई रिवर्सिबल हो जाए, पहले विकास आगे चले जाए फिर पीछे हो जाए, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये जो विचार है वो संबंधित है आपके निरंतरता के सिद्धांत से। नाम से ही स्पष्ट, निरंतरता मतलब कंटिन्यू। तो ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए 79, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? 79 क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। से 80 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बालक का विकास किसका परिणाम है। मैंने आपको बार बार ये क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 80 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर 70 लिखा गया है। इसका आंसर आ जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए 71 देखते हैं, 71 बोल रहा हूँ, 81 देखते हैं, ध्यान से देखना। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या चीज़ जाने? इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। चलिए 82 देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि कैसी होती है? शारीरिक और गत्यात्मक होती है, संवेगात्मक होती है, संज्ञानात्मक होती है, नैतिक होती है। मैं आपको बता दूं 82 का आंसर आ जाएगा शारीरिक भी होती है शरीर में वृद्धि और गत्यात्मक भी होती है। चलिए 83, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? देखो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, उपरोक्त सभी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानसिक विकास को देखो ये सारी चीज़ें प्रभावित करेगी, तो डी आंसर आपका आएगा। 84 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कराया था। देखो प्रोजेक्ट विधि जो है ना सीखने की, ये
बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, बहुपूर्व बाल्यावस्था के लिए भी, किशोरावस्था के लिए भी। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए 85 देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। ये क्वेश्चन भी कराया हूँ अभी, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, माफी चाहूँगा उसके लिए। स्नायु मंडल, देखो स्नायु मंडल इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नायु मंडल मतलब हमारी बॉडी। बाल्यावस्था होती है, मैंने आपको बोला है कि 12 वर्ष तक होती है। चलो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इसकी जगह मैं 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। बाल्यावस्था जो है ना, ये होती है 6 से लेकर 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से लेकर 12 वर्ष। और अगर हम बात करते हैं किशोर अवस्था की, तो वो होती है 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और आप एक और चीज़ याद रखो, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जो पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसके उन्होंने 4 चरण बताए। तो ये डिटेलिंग मैंने कर दिया हूँ। चलो 87, विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? मैंने आपको बोला है कि आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। चलो 5-6 क्वेश्चन ना मेरे रिपीट हो गए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यार। 88 देखो क्वेश्चन, बाकी मैं आपको डिटेलिंग इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन बने। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? देखो मैंने आपको बोला है कि किशोर अवस्था में क्या क्या होता है, संवेगात्मक समस्याएं पैदा होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं पैदा होती है, समायोजन की समस्याएं पैदा होती है। मतलब आप बोलोगे कि सर ये सारी चीज़ें होती है किशोर अवस्था में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का सही क्रम क्या है? देखो नया क्वेश्चन है, बाल विकास का 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर मैंने उसकी जगह डिटेलिंग कर दी है। तो आपको मेरे चैनल से फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से नुकसान नहीं है। बाल विकास का सही क्रम क्या है? देखो बाल विकास में देखो सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, यही क्रम जो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? देखो विकास जो है ना वो प्रसव पूर्व अवस्था से चालू होता है। जब बच्चा पेट में होता है तभी से विकास चालू हो जाता है। अच्छा, माता के गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, तो पैदा होता है तो कितने टाइम के लिए वो रहता है? तो 280 दिन के लिए रहता है, याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। चलिए 91, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? देखो वृद्धि और विकास एक दूसरे के से कैसे हैं? पूरक हैं। पूरक कैसे हैं? आप देखो, वृद्धि एक स्टेज के बाद जाके रुक जाएगी, विकास सतत चलते रहेगा, तो एक दूसरे के पूरक हुए ना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए 92 देखते हैं। परिपक्वता का संबंध किससे है? देखो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से, यहाँ पर आएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है? देखो वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है? देखो यहाँ पर देखो प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो यहाँ वंशानुक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, सी आंसर आएगा। चलिए 94, वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। यही जो है वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। 95 देखेंगे, ध्यान से देखिए, किशोरावस्था की अवधि क्या है? मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार करवाया है, इसको 12 से 18 वर्ष कर लेना। ठीक है, 12 से 18 वर्ष। चलिए 96, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणात्मक है, नकारात्मक है? विकास जो होता है ना हमेशा गुणात्मक होता है, विकास को आप काउंट नहीं कर सकते, विकास हमेशा गुणात्मक होता है। ठीक है, और वृद्धि गुणात्मक नहीं होता, मात्रात्मक होता है वृद्धि, जबकि विकास होता है गुणात्मक। नेक्स्ट, वृद्धि का संबंध है, वृद्धि का संबंध किससे? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, वृद्धि का जो संबंध होता है ना वो आकार से भी होता है और भार से भी होता है। चलिए 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो देखो मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया, बार बार रिपीट किया है कि भाई विकास का जो सिद्धांत है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, यही जो है विकास का सिद्धांत है। बाकी ये भी गलत है कि विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, गलत। फिर दिया विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि निरंतर चलती है ये प्रक्रिया। और लास्ट वाला ऑप्शन जो आपका दिया है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत। तो नीचे के तीनों गलत है, ऊपर का सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो कौन है? तो इसका आंसर देगा प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखो 100 क्वेश्चन, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है 10 से लेकर 20 वर्ष की आयु में। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 101, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से क्या है। देखो किशोर अवस्था जो अवस्था होती है ना, उस पर आपको ना डर नहीं लगता कि भाई मेरे को कौन क्या कर लेगा, ऐसा मतलब आपको असुरक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपकी सुरक्षा क्या है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी आंसर आएगा। चलिए 102 क्वेश्चन, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो किशोरों को अगर आपको संवेग को नियंत्रण करना है तो सबसे अच्छा उपाय है प्रक्षेपण करना, प्रक्षेपण करना। बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो क्या है वो, तो वो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। 104, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। मैं आपको बता दूं किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है आत्मगौरव, बच्चा अपने आप में आत्मगौरव रहता है। 105 क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कर लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा 105 का, इसका आंसर आ जाएगा हरलॉक। क्या आंसर आ जाएगा, हरलॉक। चलिए 106, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है, तो वह प्रक्रिया है समाजीकरण। कौन सी प्रक्रिया है वह समाजीकरण की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है, यह कथन किसने बोला। देखो ये जो कथन है ये स्टैनली हॉल ने बोला, इसका आंसर लगा देना स्टैनली हॉल। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, किशोर अवस्था की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी दोनों होना चाहिए। देखो किशोरों की जटिल अवस्था होती है, हमको पता है भाई, इस अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए, शरीर तथा मन संबंधी। 109 क्वेश्चन, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये परिभाषा दिया था जीन पियाजे ने, और ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। देखो मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वो है शारीरिक विकास की, क्योंकि देखो मानसिक विकास से शारीरिक विकास की कैसे योजना बनाएगा, ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएगी ना, तो ये आंसर इसका बनेगा। चलिए 111, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है मानसिक विकास का संबंध, शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से, इससे संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारी उठाने के अवसर। किशोरों को कभी बिना लालच नहीं देना चाहिए, गलत बात। 113, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में होती है, तो देखो प्रोणा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है ना, सबसे अंतिम अवस्था होती है प्रोणा अवस्था, और इस अवस्था में मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कम होती है। 114 क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है, किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है अधिगम। मैंने आपको अधिगम की परिभाषा शुरू वाले में पूछा था, और यही अधिगम की परिभाषा यहाँ पर आपको देखने को मिल गई, इसका आंसर याद रख लेना। चलिए 115 देखते हैं, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है, वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा समायोजन की। देखो समायोजन मतलब इसमें बच्चा समझता नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं करता, यही प्रमुख समस्या होती है किशोर अवस्था की। 116, संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। संवेदना हमेशा मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 117, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना पहले तो, और ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्टैनली हॉल ने ये कथन बोला है, स्क्रीनशॉट लेके रखो। 118 क्वेश्चन, निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। मैंने आपको बार बार बोला कि शैशव अवस्था में नैतिकता नहीं होती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। मैंने आपको बोला है कि 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के नाम अगर आप लिख पाते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा आगे चलकर। 120 क्वेश्चन, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की, तो किस आयु समूह के लिए, तो देखो जन्म से लेकर मृत्यु तक इस टाइम पीरियड के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। 121 क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक
अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। देखो, तो आपको ये बताना है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है। तो ये अवस्था है 3 से लेकर 6 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं पहल बनाम दोष अवस्था। इसके नाम से ही स्पष्ट है, पहल भी कर सकता है परंतु ये दोष भी हो सकता है इससे। तो इसका नाम यही है, 3 से लेकर 6 वर्ष की ये अवस्था होती है। 122 निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। 122 की बात करें तो चिंतन जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्या नहीं है? 123 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा धार्मिक वातावरण। चलिए 124 देखते हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था क्या है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। सबसे सही आंसर आ जाएगा परिवार। चलिए 125 नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? मैंने आपको बोला है अभी भाई, लॉरेंस कोहेलबर्ग, इन्होंने नैतिकता के बारे में बताया था, नैतिकता के सिद्धांत के बारे में बताया था। चलिए 126 देखते हैं। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो किस सिद्धांत के अनुसार है? तो ये है आपका बी ऑप्शन, पारंपरिक जो सिद्धांत है कोहेलबर्ग का, उसके अनुसार ऐसा है। 127 देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो चूहों पर किया था मेंडल ने। वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग चूहों पर मेंडल ने किया था। 128 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन नहीं करता? तो इसका आंसर आ जाएगा लंबाई या वजन। लंबाई या वजन से फर्क नहीं पड़ता भाषा के विकास को, परिपक्वता से पड़ता है, अभिप्रेरणा से पड़ता है, स्वास्थ्य से पड़ता है, परंतु लंबाई या वजन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 129 कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा आसानी से चिढ़ने वाला। कोई बालक आसानी से चिढ़ रहा है तो ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। 130 क्वेश्चन, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो ये है परिवार। देखो, बच्चा जो है ना परिवार के साथ हमेशा रहेगा, तो ये जो है प्रारंभिक भी है और सबसे अंतिम सामाजिक संपर्क होता है बच्चे का। 131 किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। देखो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष की आयु से, और 12 से लेकर 18 तक चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या है? तो ये जो आदत है ना, ये आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कार्ल रॉजर्स ने। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 134 किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? किसने किया? तो ये किया था एरिक्सन ने। आप यहाँ पर लगाएंगे डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो ये जो की थी ना, ये की थी प्याजे ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? कैसा विकास होता है? तो ये होता है मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, मतलब ये तीनों होता है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी आंसर। चलिए 137 देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये होता है आपका सजीव चिंतन, जिसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तु को सजीव मानने लगता है। तो ये सजीव चिंतन के अंतर्गत आता है, इसको भी प्याजे ने दिया था। चलिए 138 निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? तो किसका संबंध है? तो यह है केरेन हार्नी का। नेक्स्ट, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने बोला ऐसा? तो ये जो बोला था, ये बोला था नॉम चॉम्स्की। हमेशा याद रखना कि भाई भाषा वाला जब भी कोई आपको पूछा जाएगा ना सिद्धांत या कुछ भी, उसमें नॉम चॉम्स्की का नाम आएगा, नॉम चॉम्स्की। देखो 140 पूछा ये जा रहा है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, बालक निम्न में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? मैंने आपको बोला है कि जब ऐसा बोलेगा ना, निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में ट्रीट करेगा कोई बच्चा, तो हम उसको बोलेंगे सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 141 फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास में बच्चे का ध्यान जन्नांगों की तरफ जाता है? देखो, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत दिया था और फ्रायड के अनुसार
निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा लैंगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो किसने यह दिया था? तो ये दिया था 142 का आंसर आएगा वाहार्प ने। वाहार्प इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो कौन सी है? तो ये आएगा चित्रपूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का 10 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभव पर आधारित होता है। तो ये होता है आपका मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत, ये आंसर आएगा। चलिए 146। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा वाहार्प ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। इस बुक का नाम याद रख लेना, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? डार्विन ने। 148। किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? स्टैनली हॉल इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण में क्या क्या चीज़ें होती है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। देखो मानकीकृत परीक्षण जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड परीक्षण बोलेंगे, तो इसमें ये सारी चीज़ें हो जाएगी, तो डी आंसर आएगा। 150। प्राक संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड कौन सा है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। ये प्याजे की दूसरी अवस्था है और इस अवस्था का टाइम पीरियड होता है 2 से लेकर 7 वर्ष। ठीक है, चलिए 151। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, स्टैनली हॉल लगा के आ जाना। 152। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर। 153 क्वेश्चन। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी है? तो इसका नाम है WISC स्केल। चलिए अब देखते हैं 154। प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है ना, याद रखिए, सिर पदाभिमुख अनुक्रम कहा जाता है इसको। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। 156। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि। नेक्स्ट, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता होती है? तो ये होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए 158। निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्थिर के विकास को समझने में सहायता की? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया है, प्याजे इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का प्याजे ने क्या नाम दिया? मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर सजीव चिंतन है। 160। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? मैंने आपको इसका भी आंसर बता दिया, किशोर अवस्था। नेक्स्ट, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र किससे निपटने में बहुत सहायता करता है? रक्षा तंत्र हमेशा दबाव से निपटने में सहायता करता है। 162। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार करना। नेक्स्ट 163। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? तो ये कथन बताता है भाई लैंगिक पूर्वाग्रह को, कि भाई ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि भाई एक लिंग को स्ट्रांग बताना, दूसरे लिंग को कमजोर बताना। ये लैंगिक धारणा जो है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो अपने रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है ये। 164। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, तो ये जो है किसकी ओर संकेत करता है? तो ये कहलाता है सीखने के लिए आकलन। चलिए 165। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा नहीं है। इसके अलावा रचनात्मक आकलन के लिए मौखिक प्रश्न भी है, प्रश्नोत्तरी और खेल भी है, दत्त कार्य भी है।
परंतु सत्र परीक्षा जो है रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। नेक्स्ट, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? मैंने आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था में। ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर कई बार कराया है, इसका आंसर आ जाएगा स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध रखता है? तो ये जो रखता है 168 का, ये रखता है बी ऑप्शन आएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये आएगा। चलिए अब देखते हैं 169, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? अवधारणा का विकास किस में होता है? तो अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट का विकास बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। 170, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। मैंने आपको कई बार कराया, विकास की दर दोनों स्टूडेंट के बीच में अलग होती है, सब व्यक्तियों के बीच में अलग होती है। 171, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, प्रतिवर्ती नहीं है, बाकी तो सब आपके मानव विकास का सिद्धांत है। 172, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? मैंने बार बार ये क्वेश्चन कराया है, 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसने बोला? तो ये कथन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, इसका आंसर आप लगा दीजिए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, विग व हट के अनुसार डैश की अवस्थाओं डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया है और ये है किशोर अवस्था के बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। मान लीजिए किसी बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 105, तो उसको हम किस रेंज में रखेंगे? तो उसको हम रखेंगे सामान्य बुद्धि बालक, यहाँ पर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? मैंने आपको कई बार बताया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा नैतिकता के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है? तो इसको क्या सहायता करता है? तो इसको करता है स्व अधिगम मॉडल करता है। 178, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी के। व्यक्तिक भिन्नता कई प्रकार से हो सकती है, तो ये सभी इसका राइट आंसर आएगा, ये सभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 179, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये करने लगता है, देखो अमूर्त बोला है ना, तो अमूर्त मतलब सबसे लास्ट वाली स्टेज, मतलब कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर, समझ कर, सुनकर, देखकर। हमेशा याद रखना, समझ कर अगर आप कोई चीज़ को सीख रहे हो ना तो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, आपको बहुत समय तक याद रहता है। 181, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था का टाइम पीरियड क्या है? सबसे लास्ट स्टेज है और ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से लास्ट अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। 182, प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो जिसने किया उनका नाम है मोंटेसरी। नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबंध विकास कौन सा है? भाषा अवबोधन का मतलब होता है, अगर उसको हम पढ़े तो होता है अफेजिया। अफेजिया मतलब होता है ऐसी, अफेजिया मतलब होता है जब आप किसी भाषा को बोल नहीं पा रहे हो, है ना, बोलने से संबंधित विकार होता है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, तो ये होता है बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है, तो क्या है? तो यह है संज्ञानात्मक विकास। मैंने आपको बोला है कि संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ये किसने बोला? तो ये बोला था सॉर्टेन ने। किसने बोला था? सॉर्टेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 187, डैश ने बालक की प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, किसने दिया था? तो ये दिया था मोंटेसरी ने। ए आंसर आएगा। 188, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव किसने किया? तो ये किया था टर्मन ने। टर्मन ने माता की आवाज़ का जो है प्रयोग किया था बच्चे के ऊपर। 189, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो ये होता है
आँख हाथ संबंधन। 190 प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दैहिक आवश्यकता। 191 बालकों में सर्वोत्त उन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान। देखो कभी भी याद रखना, किसी भी बच्चे में अगर आपको सर्वांगीण विकास चाहिए, उसका चारों तरफ से विकास चाहिए, तो खेल का मैदान से अच्छा कुछ नहीं होगा। ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो ये सोपान को बोलते हैं किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट 193 बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो दोनों चीज़ है, वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, दोनों है। 194 मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है? तो ये होता है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। 195 विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो विकास की दृष्टि से जो सही क्रम है वो क्या है? तो ये है, देखो सबसे पहले आत्मीकरण होता है ना, फिर क्या होता है? फिर होता है समायोजन, फिर होता है अनुकूलन, यही इसका सही क्रम आएगा। 196 बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्यों होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है इसलिए। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा। देखो मैं आपको बता देता हूँ ना, 197 का आंसर आ जाएगा पूर्व ज्ञान, जो है ये गलत आंसर आएगा। संज्ञानात्मक विकास में पूर्व ज्ञान के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, ये वाला गलत आएगा। नेक्स्ट, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करोगे? तो देखो सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल सही, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछोगे जिससे उनमें तर्क की क्षमता का विकास होगा। 199 मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो किस पर दिया? इन्होंने दिया था ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पर। मॉन्टेसरी ने, याद रखना, ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। 200 क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश अवस्था प्रकट करती है? तो ये करती है किशोर अवस्था। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 200 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी और मुझे काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।